हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मज़े में हो। तो आज हमारा उद्देश्य है वन शॉट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करना। कोशिश यही है कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस सेशन में हम लोग कर पाएं। आप लोग हर न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलना, ताकि आप लोगों को बाद में सेपरेटली टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए करते हैं शुरुआत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आ रही है, पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, कूलम्स लॉ इन द जनरल फॉर्म। तो बेसिकली क्या चर्चा है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस की। किस तरह के चार्जेस हैं बोलते चल रहा हूं मैं। जो भी बात आपको इंपॉर्टेंट लगे आप अपनी भाषा में अपने नोट्स में लिख लेना, है ना। तो दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन है। लेट्स से द टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2 और इनके बीच में आपने कुछ सेपरेशन ले लिया R। तो इन दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा? अगर दो चार्जेस आपने रखे हुए हैं तो जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है दोनों चार्जेस पे, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। कंबाइन जब आप करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये है जनरल फॉर्म कूलम्स लॉ का। के क्या है भाई साहब? के जो कांस्टेंट आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 9 × 10⁻⁹। बहुत बढ़िया सर, इसकी यूनिट्स भी बता दीजिए। के की यूनिट्स बोल दो जरा जल्दी से, क्या बन जाएगा? एफ आर स्क्वेयर, सॉरी दिस इज आर स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय Q1 Q2। बहुत ही शानदार। तो यूनिट्स कितनी बन गई बेटा? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट आपने क्या कह दी? के की यूनिट आपने कह दी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो बहुत ही शानदार। तो इतना फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो ये तो बात हुई इसके मैग्नीट्यूड की, लेकिन अगर इसके डायरेक्शनैलिटी की बात की जाए तो इस फोर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मान लो कि एक दोस्त चिंटू बैठा हुआ है चार्ज नंबर 1 पे, है ना, और दूसरा दोस्त पिंटू बैठा हुआ है चार्ज नंबर 2 पे। क्या हमको ये मालूम है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं? बिल्कुल मालूम है। और अगर ये अट्रैक्टिव हुए या रिपल्सिव हुए, दोनों ही केसेस में जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? वो होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं, तो या तो वो अट्रैक्टिव होगा और या तो वो रिपल्सिव होगा, लेकिन दोनों ही केसेस में डायरेक्शन होगी अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? हम ये लिख रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स होगा उसको आप लिख देंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अर्थात इसका मैग्नीट्यूड। साथ साथ में जर्नी में बिल्कुल साथ रहना, सुनते चलना एक एक बात ध्यान से। ये आ गया मैग्नीट्यूड, और इसके साथ अब आपको लिखनी पड़ेगी इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या लिख देंगे आप लोग? आर कैप। सर आर कैप क्या होता है बेटा? आर कैप होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात करेगा, उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, और वो बात किसकी करेगा? डायरेक्शन की। सो आर कैप को आप क्या लिख सकते हैं? आर कैप को आप लिख सकते हैं आर वेक्टर, दैट मीन्स द पोजिशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द अदर चार्ज डिवाइडेड बाय आर। मतलब नीचे आ जाएगा आर क्यूब और ये आ गया पोजिशन वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये हमने क्या लिख दिया? ये हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं के के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चर्चा है। के बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं? के आपने क्या लिखा? व्हाट इज बेसिकली के? जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपने लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू आपने लिखी तेज रफ्तार में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया सर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। यहां लिख देता हूं मैं सेपरेटली, यहां मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है पर मिट्टी 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 विट्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक चार्ज की बात करें, सुनना ध्यान से, अगर आप एक चार्ज की बात करें, है ना, तो ये चार्ज अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है और उसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परमिटिविटी का मतलब यह है कि कोई भी गिवन मीडियम किसी चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर रहा है अपने अंदर। चार्जेस को अगर आप हवा में रखो, पानी में रखो, तेल में रखो, घासलेट में रखो, हर जगह पे मीडियम के कारण फर्क पड़ेगा उनके बीच में लगने वाले इंटरैक्शन पे, यानी उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस पे। ये बिल्कुल उल्टा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। वहां पे मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं थी बात, लेकिन यहां पे बात मीडियम पे डिपेंडेंट है। इसलिए हम लोग
इस पर्टिकुलर पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि है परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब किसी भी मीडियम की टेंडेंसी है ये चार्जेस को परमिट करने की, चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट करने की। मतलब हो सकता है कि मैंने दो चार्जेस को जब हवा में रखा, उनके बीच में फोर्स 10 न्यूटन का था, उसको मैं पानी में रख दूं तो फोर्स चेंज होगा। अब वो कितना चेंज होगा, उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन की, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जो कि होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब आप एप्सिलॉन नॉट को फ्री स्पेस कह लो या वैक्यूम कह लो या एयर कह लो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या तो एयर या तो फ्री स्पेस, ठीक है, एयर फ्री स्पेस, है ना, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कल को अगर आपने दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया तो आप क्या क्या चेंज कर देंगे इक्वेशन में, फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा कि जो नया फोर्स है वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन मीडियम। बेटा क्या किया है मैंने, क्या किया है मैंने, सिर्फ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्लेस कर दिया परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम से, Q1 Q2 बटे आर स्क्वेयर। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलना पड़ेगा सबको, चुप नहीं बैठना है, वहां पे बैठ के भी जवाब देने हैं, चिल्लाते रहना है पूरे टाइम, अलर्ट रहना है पूरे लेक्चर में। एफ डैश क्या बन जाएगा, एफ डैश बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम को आपने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अच्छा तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपके सामने, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। मतलब अगर आप किसी मीडियम में रखते हैं तो जो फोर्स है, फोर्स जो है किसी मीडियम में वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है एफ डैश इज ओरिजिनल फोर्स एफ डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी कह लो या तो डिवाइडेड बाय के कह लो। क्या ये बात समझ में आती है, डिवाइडेड बाय के कह लो, ठीक है। ठीक 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 ठीक, सभी से बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है ये बात। तो चलो बातों को बढ़ा देते हैं आगे। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इस पे काफी सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक। चलिए लेट्स टेक दी डिस्कशन फर्दर। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं डाइपोल के कारण लगने वाली फील्ड की। अब अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड क्या होती है, फील्ड इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रिक फील्ड is nothing but the force acting on a unit charge। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। इस चार्ज के कारण आप किसी पॉइंट पे अगर एक छोटू सा चार्ज रख दो स्मॉल q, तो उस पे लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। कितनी दूरी पे रखा हुआ है, वो r दूरी पे रखा हुआ है, अच्छी बात है। तो फील्ड आपने डिफाइन की फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स को आपने लिख दिया क्या, फोर्स को आपने लिख दिया k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और इसको डिवाइड कर दिया छोटू r से। तो फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, कितना आ गया, k Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो आपने भी लिखा है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी अलोंग दी आर कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फील्ड बाहर निकलती है पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव फील्ड अंदर आती है, ठीक। हम लोग किसके फील्ड की बात कर रहे हैं, हम कैपिटल Q की फील्ड की बात कर रहे हैं। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ और वहां पे आपने रख दिया छोटू चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। यूनिट क्या बन गई फील्ड की, यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलम्ब, बहुत बढ़िया। अब हमारा उद्देश्य क्या था, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट है डायपोल के कारण लगने वाली फील्ड, डायपोल। अब डायपोल क्या होता है, डायपोल होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल अपोजिट चार्जेस कुछ सेपरेशन पे रखे होते हैं। बहुत ही शानदार, डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इक्वल अपोजिट दो चार्जेस कुछ सेपरेशन पे रखे होते हैं, और डायपोल मोमेंट को आप डिफाइन करते हैं चार्ज इनटू सेपरेशन को बोल दो डी, ठीक है, चार्ज इनटू सेपरेशन। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू
पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर। इसकी यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बातें धड़ाधड़ लिखते जा रहा हूं मैं आपके सामने, है ना। आप भी लिखते चलना, जो जो मैं बोल रहा हूं और लिख नहीं पा रहा हूं वो आप लोग लिखते चलना, ठीक। अब देखो, हमको बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल की दो पोजीशंस पे। कौन सी पोजीशंस पे? सबसे पहली पोजीशन है एक्सियल यानी एक्सिस पे, एक्सियल यानी एक्सिस पे, और दूसरी पोजीशन है इक्विटोरियल यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो देखो, दोनों कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, यहीं पे देखते चलना ध्यान से। सबसे पहले अगर आप एक्सियल पोजीशन की बात करो, एक्सिस पे बात करो, तो एक्सिस पे कितना होगा? एक्सिस पे कैसे निकालेंगे? ये रहा डायपोल आपका, ये रहा डायपोल, ये है -q, ये है +q, और इनके बीच का सेपरेशन 2l ले लो। सेंटर से लेकर एक पॉइंट जिस पे आपको नेट फील्ड की वैल्यू निकालनी है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको नेट फील्ड की वैल्यू निकालनी है, उसका नाम कुछ दे दो, पी नाम दे दो, पी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने पी दे दिया, जाके खड़े हो जाओ, पी पॉइंट पे खड़े हो गए, बिल्कुल। अब आप मुझको ये बताओ, ये सेपरेशन आर ले लो, ठीक है, सेंटर से लेकर इस पॉइंट का सेपरेशन आर। आप मुझको ये बताओ कि आपके ऊपर ये +q की वजह से रिपल्सिव फील्ड लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी? सीधी सी बात है, रिपल्सिव लगेगी, तो उसकी डायरेक्शन आपने बता दी यहां। -q की वजह से अट्रैक्टिव लगेगी, तो डायरेक्शन बता दी यहां। नेट आपने निकाल दिया, ई नेट। अगर इसको मैं 1 कहता हूं, इसको मैं 2 कहता हूं, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, दिस इज E2 एंड दिस इज E1। तो ई नेट आपने निकाल दिया, ई नेट आपने निकाल दिया, E2 माइनस E1, ठीक। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट क्या आया वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, 2kp डिवाइडेड बाई r³। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? नेट फील्ड की। नेट फील्ड की डायरेक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 की फील्ड बड़ी या 1 की फील्ड बड़ी? डिस्टेंस किसका छोटा? 2 का डिस्टेंस छोटा, तो 2 की फील्ड बड़ी, 1 की फील्ड छोटी, मतलब नेट फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों ही सेम है। नेट फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट दोनों की ही डायरेक्शन सेम है। वैल्यू कितनी है? 2kp/r³, याद रखना है। अगली कंडीशन है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर बात की जाए, इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर बात की जाए, ध्यान से सुनना, इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये है आपका डायपोल, ये है आपका डायपोल, सुनो ध्यान से, ये है डायपोल, और इस डायपोल में यहां रखा हुआ है -q, यहां रखा हुआ है +q, शानदार। तो आपने ले ली ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, और इसमें बस हो गया सीधा। चलो, इस लाइन पे कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ये पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया इस लाइन पे, ठीक है। दिस इज L, दिस इज L एंड लेट्स से दिस इज R। तो आपको निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू, माइनस की वजह से अट्रैक्टिव और प्लस की वजह से रिपल्सिव। तो ई नेट की डायरेक्शन आएगी ये, ई नेट की डायरेक्शन इस सिचुएशन में अपोजिट है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के, इसलिए सिचुएशन में आएगा एक नेगेटिव का साइन। तो यहां पे ई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे -kp/r³। माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है? एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। ये है डायपोल मोमेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, दिस इज ओनली दी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इस पे सवाल आएंगे। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। गॉसेस थ्योरम की अगर बात करें, गॉसेस थ्योरम की बात करने के पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा फ्लक्स पे, फ्लक्स पे। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? फ्लक्स होता है किसी भी गिवन रीजन से, किसी भी गिवन एरिया से कि कोई भी क्वांटिटी कितना क्रॉस कर रही है। जैसे मान लो हमने ये एक एरिया ले लिया, ठीक है, एक विंडो है, तो इस विंडो से कितनी हवा क्रॉस कर रही है, दैट इज द फ्लक्स ऑफ एयर। कितना पानी क्रॉस कर रहा है, दैट इज द फ्लक्स ऑफ वाटर। इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको चीरते हुए निकल रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको चीरते हुए निकल रही हैं। ये डिफाइन करेगा फ्लक्स किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, ओके। ये डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। अब यहां पे इन्वॉल्व क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है, एरिया इन्वॉल्व है, और उनके बीच का एंगल इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली बात आप ये बताओ कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है?
अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर होती है? सर एरिया जो है इसको हम वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, एरिया को हम वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि 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 एरिया की डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। याद रखना ये, ठीक है, सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब आपसे अगर पूछा गया कि बेटा फ्लक्स क्या है, फ्लक्स कैसे डिफाइन किया आपने? सो फ्लक्स फाई इज नथिंग बट ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का डॉट प्रोडक्ट, ई डॉट एस। अच्छी बात है, यानी ई एस कॉस ऑफ थीटा, ई एस कॉस ऑफ थीटा। चलो शानदार, फाई इक्वल्स टू ई एस कॉस ऑफ थीटा, यानी ई एस कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अच्छा ठीक है, अब गॉसेस लॉ क्या होता है? गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ ये कहता है कि किसी भी चार्ज से, ओके, स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, किसी भी चार्ज के कारण एक क्लोज्ड सरफेस से, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, कितना फ्लक्स निकलता है? जो टोटल फ्लक्स निकलता है फाई, दैट इज नथिंग बट क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ गॉसियन सरफेस। जैसे मान लो ये एक चार्ज रखा हुआ है Q1, ये एक चार्ज रखा हुआ है Q2, ये एक चार्ज रखा हुआ है Q3, है ना, और हमने गॉसियन सरफेस ले ली कुछ ऐसी। तो मुझको ये बताइए कि कौन सा चार्ज एनक्लोज्ड है? Q1 प्लस Q2 एनक्लोज्ड है। कौन सा चार्ज बाहर है? Q3 बाहर है। तो इसको हम लिख देंगे क्लोज्ड सरफेस के कारण क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो Q है, Q इन, वो कितना है? दैट इज Q1 प्लस Q। देखो ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस पर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं। Q इन कितना लिख दिया आपने? Q इन आपने लिख दिया Q1 प्लस Q2। दूसरी बात कि ई नेट जो है, ई नेट वो किस किस के कारण है? वो सबके कारण है। ई नेट इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, हर एक चार्ज के कारण है ई नेट। लेकिन Q कौन सा लिया है आपने? सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला लिया है। लेकिन E जो है, E हर चार्ज के कारण लगने वाली नेट फील्ड है। ये एक सिंपल सा पॉइंट है जिस पे दसियों बार नीट में, JEE मेंस में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, एम्स में, ठीक है। तो ये काम की बात है, इसलिए इस पे इतना मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि चार्ज किसके कारण होता है? कौन सा चार्ज है? सिर्फ अंदर वाला चार्ज है। ई किसके कारण है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितने चार्जेस हैं उन सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो ये होता है गॉसेस लॉ, दैट फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस की, तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपके सामने आ रहा है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक वायर है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है कुछ इस तरह से, और ये Q चार्ज L लेंथ, Q चार्ज L लेंथ मतलब लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मान लो ये प्लस चार्ज वायर है तो इसकी वजह से बाहर निकल रही होगी ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हर दिशा में बाहर निकल रही है। आपको लेना है गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे? बोल के बताओ, कैसा गॉसियन सरफेस ले लोगे मेरे भाई? गॉसियन सरफेस कैसा ले लोगे? इसके लिए सिलेंडर ले लो, सिलेंडर। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सिलेंडर ले लो तेज रफ्तार में। तो ये आपने एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया इधर, ठीक है, सिलेंडर इमेजिन कर लिया। करते चलो सभी लोग साथ साथ में। अब इस सिलेंडर के लिए लगाओ गॉसेस लॉ, इस सिलेंडर के लिए लगाओ गॉसेस लॉ। एल लेंथ, आर रेडियस। आपने बोला कि जो टोटल फ्लक्स है वो है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और इसको आपने लिख दिया क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया सर। ई के बारे में क्या बोल सकते हैं? पूरी गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट। पूरी गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट। तो ई कांस्टेंट निकल गया बाहर, ई कांस्टेंट निकल गया बाहर, और ये बन गया इंटीग्रल ऑफ डीएस इक्वल टू क्यू इन। सर अब हम क्यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू को आप लोग लिख सकते हो, क्यू को आप लोग लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ एल, लैम्डा टाइम्स ऑफ एल। ठीक है सर, लिख दिया हमने, बड़ी अच्छी बात है। सर डीएस को क्या लिख सकते हैं? किस
एरिया से फ्लक्स निकल रहा है ये बताओ। तीन एरियाज हैं आपके सामने। ऊपर वाला एरिया जैसे एक सिलेंडर है ना, मान लो कि ये एक सिलेंडर है, ये रहा एक सिलेंडर, तो इसके तीन एरिया है, ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फ्लक्स किससे निकल रहा है? फ्लक्स सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से निकल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया से, ऊपर नीचे की वजह से नहीं निकल रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर एल। तो आपने कितना लिख दिया? इंटीग्रल डीएस को, टोटल एरिया को कितना लिख दिया आपने? एरिया को आपने लिख दिया 2 पाई आर एल, लिखते हैं अभी है ना। क्यू को आपने लिख दिया लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रल डीएस यानी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, यहां पे उठा के रख दो इंटीग्रल डीएस की वैल्यू 2 पाई आर एल। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल एल गए, एल गए, ठीक है, लग नहीं गए, गए, ठीक है। तो ई कितना बन गया? 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। 2 डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा ना। अरे वो के तो होता है, तो कितना बन गया? ये बन गया 2 के लैम्डा बाई आर। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, आप भी ऐसे याद रखो, अच्छा रहेगा। ई की वैल्यू कहाँ लिख दूं? यहीं लिख दूं, चलो यहां लिख देते हैं 2 के लैम्डा बाई आर। मतलब ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जितनी दूर जाओगे वायर से उतनी कम होती जाएगी, काम की बात है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन 2 के लैम्डा बाई आर याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, आसान बात है। चलो पहला एप्लीकेशन आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ एज लैम्डा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो चलो आओ जरा देखते हैं क्या होती है इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक पतली सी शीट इमेजिन कर लो, एक पतला सा कागज इमेजिन कर लो, कागज से भी ज्यादा पतली, ये है पतली सी शीट, ठीक है। और इस शीट के ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, इस शीट के ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है। तो आपने बना दी एक शीट, ये आपने बना दी एक शीट। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे? मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना चार्ज? क्यू चार्ज। कितने एरिया में? ए एरिया में। क्यू चार्ज इन ए एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बहुत ही शानदार, ये डिफाइन कर दिया आपने, सिग्मा, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब इस सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहो नेट फील्ड, किसी भी पॉइंट पे आप निकालना चाहो नेट फील्ड, तो मुझे ये बताओ कि सरफेस कैसी मानोगे? सरफेस किस तरह की मानेंगे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकल रही हैं बेटा? ऐसी, 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 ठीक है। मतलब पतली सी शीट के दोनों ही तरफ से बाहर निकल रही है। तो हम लोग कैसी सरफेस मानेंगे? हम लोग मानेंगे इसमें सिलेंडरल मान लो, पैरेललोपिपेड, पैरेललोपाइप्ड सरफेस, है ना। जैसे ये देखो, ये मैं बना रहा हूं एक सिलेंडर, ये हमने बना दिया एक सिलेंडर, एक सिलेंडर, ये हमने बना दिया एक सिलेंडर। अब देखो इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं, इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं। ये जो सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं। सरफेस नंबर 1 शांत, सरफेस नंबर 2 और ये सरफेस नंबर 3। सुनना ध्यान से, 1 2 और 3, हाँ या ना? बिल्कुल। और बीच में कुछ ऐसी शीट रखी हुई है, ये रही बीच में शीट, ठीक है, ये रही वो शीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये शीट चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकल रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसी ही निकल रही, ये ऐसी बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कलर बदल देते हैं, ये ऐसी बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। तो आप मुझको ये बताओ कि तीनों सरफेसेस में से 1 2 और 3 किस सरफेस में से फ्लक्स निकलेगा? किस फ्लक्स के थ्रू फ्लक्स जनरेट, किस सरफेस के थ्रू फ्लक्स, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लक्स काउंटेबल होगा? किस सरफेस के थ्रू फ्लक्स काउंटेबल होगा? टंग ट्विस्ट हो गई, ठीक है। 1 2 और 3, 1 और 3 के कारण होगा, 2 के कारण नहीं होगा, 2 के कारण नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से निकल ही नहीं रहा है। तो फ्लक्स को आप लिख देंगे φ1 प्लस φ2। φ1 को लिख दिया आपने E डॉट डी एस बोल दो या एस बोल दो, एक ही बात है, ई डॉट एस प्लस ई डॉट एस, बहुत ही बढ़िया, ई डॉट एस प्लस ई डॉट एस, यानी कितना फ्लक्स आ गया कहानी में? फ्लक्स आ गया भाई साहब, बोलो जरा, फाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू एस। इसको आपने लिख दिया चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज सॉरी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट,
पाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बन गया, ये बन गया, ये बन गया, यहाँ से निकालना क्या था हमको, ई निकालनी थी। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई क्यू डिवाइडेड बाई 2s एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो ये बेटा क्या बन गया, ये बन गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब एक थिन शीट के आसपास इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट बात है, इट्स सेम इन दी विसिनिटी। विसिनिटी मतलब आड़ पड़ोस, ठीक है। विसिनिटी आसपास सेम है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक शीट के इर्द गिर्द, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। काम की बात है, तो ये भी हमने कर लिया। चलो अब तेज रफ्तार में बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। अगला 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 आपके सामने एप्लीकेशन है, एक हॉलो स्फेरिकल शेल। ओके, स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं। अब अगर ये स्फेरिकल शेल है, अगर ये स्फेरिकल शेल है, तो हमें मालूम है कि इस स्फेरिकल शेल की सरफेस पे पूरा चार्ज है, सरफेस पे पूरा चार्ज है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सुनते चलना, एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो अंदर फील्ड कितनी, अंदर अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो अंदर फील्ड कितनी, अंदर फील्ड जीरो। क्यों जीरो भाई साहब, क्यों जीरो, क्योंकि पूरा चार्ज तो बाहर है। शेल थ्योरम, किसी भी पॉइंट पे अगर अंदर जाओगे तो एक तरफ जितनी फील्ड लगाएगा, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, यहां पे भी चले जाओ, देखो अगर आप यहां खड़े हो ना, तो आपके पास एक लेफ्ट सरफेस है और एक राइट सरफेस है। अब लेफ्ट सरफेस इधर धक्का देगा, राइट सरफेस इधर धक्का देगा, दोनों के फोर्सेस, दोनों की फील्ड्स इक्वल अपोजिट होंगी। क्यों, आप बोलोगे सर यहां तो कम चार्ज है, यहां ज्यादा चार्ज है। बेटा डिस्टेंस भी तो कम है, इंटीग्रेट करके निकालते हैं, जीरो ही आता है। किससे जीरो आता है, शेल थ्योरम से। उसमें घुसने की जरूरत अभी नहीं है, डायरेक्टली याद रखो कि अंदर हाँ नेट फील्ड जीरो ही आनी है। तो अंदर अगर फील्ड जीरो, कहां तक जीरो, सरफेस तक जीरो। तो हमने ग्राफ बना दिया कि अगर हम लोग चलें सेंटर से लेकर जू 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 सरफेस तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। सेंटर से जाए 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 कितनी, जीरो, ठीक। अब अगर आप एक बार सरफेस पे आ गए तो सरफेस पे कितनी फील्ड होती है, सरफेस पे पहुंच के खड़े हो जाओ। आप कहोगे कि भाई साहब पूरा जो चार्ज है वो कहां रखा हुआ है, पूरा चार्ज कहां रखा हुआ है, पूरा चार्ज तो सेंटर पे रखा है। कितना चार्ज रखा है सेंटर पे, क्यू चार्ज। अच्छा, तो क्यू चार्ज जो कि आर डिस्टेंस पे है, उसकी वजह से फील्ड कितनी कहोगे, उसकी वजह से फील्ड कहोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गई सरफेस पे फील्ड की वैल्यू। बहुत बढ़िया, बाहर निकल जाओ इससे, एक्स डिस्टेंस पे आ जाओ, छोटू आर डिस्टेंस पे आ जाओ, तो इसके कारण कितनी होगी, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये रीजन क्या बता दिया आपने, दिस इज इन, दिस इज ऑन एंड दिस इज आउट। खत्म खेल, खेल खत्म, ठीक है। अगले अगले एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग, सॉलिड स्फीयर पे। अगर आपके सामने सॉलिड स्फीयर है, ध्यान से सुनना। अब ये सॉलिड स्फीयर कैसा होता है, सॉलिड स्फीयर यानी टेनिस की, सॉरी कॉर्क की बॉल समझ लो, क्रिकेट की लाल वाली बॉल आती है भारी वाली, जिसमें अंदर पूरा डेंस होता है, ये वैसा ही है। नाउ दिस इज अ डेंसली चार्ज्ड बॉल। भाई साहब ये क्या है, ये है डेंसली चार्ज्ड बॉल। हो तो बड़ा ये डेंसली चार्ज्ड बॉल है, मतलब इसमें पूरी बॉल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप अगर अंदर किसी भी पॉइंट पे अवेलेबल हो तो मुझे एक बात बताओ कि आप पे फील्ड कौन लगाएगा, अंदर वाला हिस्सा या बाहर वाला हिस्सा। सर अंदर वाला हिस्सा ही लगाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वही तो हमको धक्का देगा, वही तो फील्ड जनरेट करेगा। नेगेटिव है तो वही तो हमको खींचेगा। अगर हम खुद एक पॉजिटिव चार्ज हैं तो, हाँ या ना। तो यहां पे जाके खड़े हो जाओ, इधर जाके खड़े हो जाओ, हो गए बिल्कुल। तो आपके ऊपर फील्ड टोटल चार्ज क्यू लगा रहा है या अंदर का चार्ज क्यू डैश लगा रहा है, अंदर का चार्ज क्यू डैश लगा रहा है। तो क्यों ना क्यू डैश कैलकुलेट कर लिया जाए। क्यू डैश हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। क्यू डैश को आप लिख देंगे क्यू डिवाइडेड बाय वी इंटू वी डैश। वी है वॉल्यूम, लिखते चलना है यार, ये छोटी छोटी बातें जो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, है ना। क्यू अपॉन वी इंटू वी डैश। वी क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू 4/3 पाई छोटू आर का क्यूब। सर छोटू आर क्या है बेटा, छोटू आर ये है,
छोटू आर ये है, ये इतना इतना सेपरेशन, ये है छोटू आर, दिस इज स्मॉल आर, ओके, ये है स्मॉल आर। तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई निपट गए, 4/3 पाई 4/3 पाई निपट गए। तो क्यू डैश कितना आ गया, क्यू डैश आपके सामने आ गया, क्यू डैश आपके सामने आ गया k टाइम्स ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब। अब अगर आप इतने सेपरेशन पे खड़े हो तो आपके ऊपर फील्ड कितनी बनेगी, आपके ऊपर फील्ड बनेगी k क्यू डैश बाय, सुनो, आपके ऊपर जो फील्ड है, आपके ऊपर जो फील्ड है, ई डैश कह दो इसको, ई इन कह दो उसको, के क्यू डैश डिवाइडेड बाय छोटू आर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय छोटू आर का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, बोलो जरा तेज रफ्तार में, कितना बन जाएगा ये, ई इन की वैल्यू के, क्यू डैश को लिख दिया क्यू आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, ठीक है। तो ई इन प्रोपोर्शनल है किसके, ई इन प्रोपोर्शनल है आर के, ई इन प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है यहां तक, ठीक, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर, बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद अगर एक बार आप बाहर निकल गए, एक बार आप बाहर निकल गए तो फिर तो आप पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानोगे। यहां अगर आप आ गए तो आप तो ये कहोगे कि पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो के क्यू बाय वॉट एवर दिस सेपरेशन इज एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इन एंड दिस इज आउट, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट्स आपके सामने हमने लिख दिए, एक्सटर्नल यानी आउट सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अंदर की अगर आप बात करो तो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला आपके सामने, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये देख लिया हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। अब इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं पोटेंशियल की, तेज रफ्तार में जल्दी से। पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली पोटेंशियल, पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, ये एक चार्ज है क्यू, बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं इस क्यू के पास में एक दूसरे चार्ज को लेके आना चाहूं, कहां से, इन्फिनिटी से, ये एक चार्ज रखा हुआ है जो इन्फिनिटी पे बस रहा है, इन्फिनिटी यानी बहुत दूर बहुत दूर, ठीक है। इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनको लेके आना चाह रहे हो आप यहां से, जाए 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 जाए, ये उठाया आपने इसको इन्फिनिटी से जू और लाके यहाँ पे रख दिया। अब जैसे इसकी फील्ड में ये आएगा, इस पे धक्का लगना शुरू होगा, धक्का, बिल्कुल धक्का लगना शुरू होगा, होगा ना, यस। तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, इसको लेके जाना चाह रहे हो आप नजदीक, वो धक्का दे रहा है, फिर लेके जाना चाह रहे हो, अभी भी धक्का दे रहा है, अभी भी धक्का दे रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहां तक लाने के लिए। और जितना काम आप करोगे वो कहां जाएगा, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब सर अगर हम किसी चार्ज को कहीं से कहीं तक लाते हैं तो हमको काम करना पड़ रहा है, ठीक है सर। कितने चार्ज को लाना है, बेटा एक काम करो, 2 कूलम को ले आओ, ठीक है सर। मैं 2 कूलम को ले आया, लेकिन मेरा दोस्त बिट्टू वो तो 4 कूलम को लाया, मेरा दोस्त सोंटू वो तो 10 कूलम लाया, मेरा दोस्त मोंटू वो तो 15 कूलम लाया, सबका आंसर अलग आया। तो क्या करें बेटा, यूनिट चार्ज लाओ, ठीक है सर, यूनिट चार्ज लाते हैं। ए यूनिट चार्ज आ गया, यूनिट चार्ज आया, इधर ले आए, यहाँ पे लाके रख दिया, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर तक लाके रखने में कितना काम करना पड़ेगा, ये है पोटेंशियल। क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, द पोटेंशियल at any point in electric field is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point. infinity से उस पॉइंट तक लेके आना है, और कैसे लेके आना है, स्लोली लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, बस यही बात है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो आपने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया, आपने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन्फिनिटी और पॉइंट ए के बीच का। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अच्छी बात है सर, मज़ा आ गया, आनंद आ गया, ठीक है, आहा हा हा हा। अब आप लोग वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को आप लिख सकते हैं क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। सर डेल्टा वी की यूनिट्स क्या बन जाएंगी, वी या डेल्टा वी की यूनिट क्या है, वोल्ट कह लो या तो जूल पर कूलम कह लो, ठीक है, जूल पर कूलम कह दो या तो वोल्ट कह दो, एक ही बात है। जूल कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, इधर लिख देते हैं, डेल्टा वी की यूनिट जूल पर कूलम। अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात, ठीक है, या तो इसी को आप कह दो वोल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, वर्क डन जो है सिचुएशन में वो क्या है, कितना है। देखो बेटा, इन्फिनिटी से आते समय आप पे हर पॉइंट पे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से जब आप इसको ला रहे हो तो ये चार्ज, ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, अभी डिस्टेंस अलग, अभी अलग, अभी अलग, अभी अलग। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर इज चेंजिंग सो द फोर्स इज चेंजिंग, और अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स की कंडीशन है ये, तो उसको आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी
टू दैट पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन है इसलिए आपने लिया नेगेटिव का साइन। अब आपने कहा कि सर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल या तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड दैट पॉइंट, वो आपने कह दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छी बात है, तो मैंने चार्ज से दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, मैंने क्यू से दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो सर ये एफ अपॉन क्यू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू बेटा अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले, फील्ड होती है। तो आपने क्या लिख दिया इसको, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक। अच्छा, तो ये है रिलेशन फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, बहुत ही काम की बात है, बहुत ही ज्यादा काम की बात है, ठीक है। चलो सर नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, स्टेटमेंट लिखना जो मैं कह रहा हूं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, बहुत ही काम की बात है, इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं। जो स्टेटमेंट बोला उसको फिर से लिखिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। मतलब अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आप जा रहे हो कहाँ से कहाँ, आप जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, ये चलते हुए जा रहे हो, ये आप चलते हुए जा रहे हो ए से बी तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, मतलब वी ए ग्रेटर देन वी बी है। सर अगर हम ऐसे आए तो, अगर हम परपेंडिकुलर आए तो सेम पोटेंशियल रहेगा। अगर इस पॉइंट का नाम सी कह दें तो ये सेम है, वी ए इक्वल टू वी सी। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं ए से बी जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, बी से ए आऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ए से सी आऊंगा सेम रहेगा। क्लियर है बात, याद रहेगी। चलो बहुत शानदार। अब हम बात कर रहे थे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, आइए जरा समझते हैं सिस्टम को। आइए जरा सिस्टम समझें, बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। पहली बात मैं कर रहा हूं एक्सियल लोकेशन पे। अगर एक्सियल पे बात की जाए तो क्या लिख देंगे हम लोग, ये रहा हमारा सिस्टम माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये रहा हमारा सिस्टम माइनस क्यू, सुनना सब लोग ध्यान से, और प्लस क्यू। आप लोग कहां पे अवेलेबल हैं, आप लोग अवेलेबल हैं किसी पॉइंट पे आर पे, ये रहा, सेंटर से सेपरेशन कितना है, स्मॉल आर कह दो, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया आप लोगों ने, 2l, तो ये l और ये l। सुनो 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 सुनो, अब इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का नाम p कह दो, तो दोनों चार्जेस के कारण लिखना है आपको पोटेंशियल, दोनों चार्जेस के कारण आपको लिखना है पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट p इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 एंड द चार्ज 2, कितना बन जाएगा ये v1 प्लस v2। अच्छी बात है, दिस इज नथिंग बट k माइनस क्यू डिवाइडेड बाई l प्लस आर प्लस k q डिवाइडेड बाई l माइनस आर, a प्लस बी ए माइनस बी, इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है। छोटे r के कंपैरिजन में l को नेग्लेक्ट कर दो, आपको एक्सप्रेशन मिलेगा के पी बाई आर स्क्वायर। एक्सियल लोकेशन पे आपको एक्सप्रेशन मिलेगा के पी बाई आर स्क्वायर, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ध्यान रखना। ये इक्विटोरियल लोकेशन पे अगर हम लोग बात करें, इक्विटोरियल लोकेशन पे अगर हम लोग बात करें, क्या होती है सर इक्विटोरियल लोकेशन, ये होती है इक्विटोरियल लोकेशन। जब तक आप इस सफेद लाइन पे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, तब तक आप इक्विटोरियल लोकेशन पे अवेलेबल हो। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट मान लो, ठीक है। नाउ दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, नेट पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इक्विटोरियल पोजीशन पे हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जीरो। कहीं पे भी आप ले जाके खड़े हो जाओ, कहीं पे भी जाके चार्ज को रख दो, नेट कितना आएगा डायपोल उस पॉइंट पे, जीरो ही आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद अगर बात की जाए किसी जनरल लोकेशन पे, किसी जनरल लोकेशन पे, तो अगर ये एक माइनस चार्ज है, ये एक प्लस चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और आप किसी रैंडम पोजीशन पे अवेलेबल हैं, आप किसी रैंडम पोजीशन पे अवेलेबल हैं, बड़ी अच्छी बात है, ओके। ये है आर, दिस इज आर, दिस एंगल इज थीटा। इस पॉइंट पे आपको डायपोल मोमेंट निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए बातों को बढ़ा दिया जाए आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, अभी अभी हम लोगों ने बात की
कि सर एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के नजदीक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, जिसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो दैट्स के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर, यही तो जाता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो अगर हमारे पास सिस्टम है, किसी भी तरह का सिस्टम, मैं 3 सिस्टम बना रहा हूं, एक, ठीक है, 2 और ये 3 सिस्टम्स में बना रहा हूं। सबसे पहले एक 2 चार्जेस का सिस्टम है, फिर एक 3 चार्जेस का सिस्टम और एक 4 चार्जेस का सिस्टम। इन तीनों ही केसेस में आप मुझे बताओ कि कितने पेयर्स बनेंगे। पेयर समझते हो, कितने जोड़े बनेंगे चार्जेस के। ये Q1 है, Q2 है, सिर्फ एक पेयर बनेगा, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख देंगे आप लोग, दिस इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 चार्जेस का पेयर है, 3 चार्जेस का सिस्टम है, Q1 Q2 और Q3, तो इसकी कितनी बन जाएगी, 1 2 1 2 1 2, मतलब 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर, K Q1 Q2 बाय R, R सेपरेशन सी ले लेते हैं, प्लस K Q2 Q3 बाय R प्लस K Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R, है ना। इसमें एक पेयर, 3 पेयर, इसमें कितने बनेंगे, अगले केस में कितने बनेंगे, 1 2 3 4, लिख नहीं रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हर बार ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, एक जनरल तरीका चाहिए। तो जनरल तरीका ये है आपके सामने। नंबर ऑफ पेयर्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो होगा n इंटू एन माइनस 1/2। अच्छा सर, तो क्या इससे हर बार हमको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो जरा चेक करो। 2 चार्जेस हैं तो n की वैल्यू 2 रखो, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, एक पेयर, सिर्फ एक पेयर बन रहा है, जस्टिफाइड है बात। 3 चार्जेस हैं, यहां पे n की वैल्यू 3 रखो, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, यानी 3 पेयर बन रहे हैं, जस्टिफाइड है बात। 4 चार्जेस हैं तो 4 रखो यहां पे, 4 इंटू 3/2 यानी 6, तो यहां पे कितने पेयर बन रहे हैं, यहां पे 1 पेयर, यहां पे 3 पेयर, यहां पे 6 पेयर। बात हो रही है जस्टिफाई इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, बिल्कुल सही जवाब। एक बात और समझ लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हमने ये समझा कि एक सिस्टम को डेवलप करने में कितनी एनर्जी लग रही है, मतलब किसी सिस्टम को बिल्ड करने में जो एनर्जी लग रही है उसी को आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से भी आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड दी, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज दी एनर्जी required to assemble the system। ठीक है, क्लियर है बात। सिस्टम को असेंबल करने में कितनी एनर्जी लग रही है, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे तेज रफ्तार में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपके सामने एक डायपोल है, सुनिए, अगर आपके सामने एक डायपोल है, ये रहा डायपोल। सबसे पहले तो डायपोल के बारे में कुछ बातें ध्यान रखना कि एक डायपोल कैसे भी रख दो आप उस डायपोल को, ठीक है, कैसे भी आप उस डायपोल को रख दो, किसी भी तरह से आप उस डायपोल को रख दो। अगर ये एक डायपोल है जिसपे के ये रहा -q और ये रहा +q और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड E, डायपोल पे हमेशा नेट फोर्स कितना लगेगा, एक फोर्स लगेगा पीछे F = QE और एक फोर्स लगेगा आगे F = QE। तो डायपोल पे हमेशा ही जो नेट फोर्स होगा वो आएगा 0, हमेशा ही नेट फोर्स आएगा 0। डायपोल पे लगेगा टॉर्क। अगर इस तरह की सिचुएशन है जैसी आपके सामने लिखी है तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, कुछ इस तरह का लग रहा है टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होगा, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन। जब आप ये करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ओके, PE sin थीटा। ध्यान रखनी है बात। अब मान लो कि जो फील्ड है, एक फोर्स पीछे एक फोर्स आगे, ये इसको बार बार ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये जो डायपोल है ना, फोर्स ऐसे घुमाना चाह रहा है, टॉर्क इसको बार बार सीधा करना चाह रहा है। आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू आपके सामने है PE sin थीटा। उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, इंटीग्रल ऑफ PE sin थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। खेल खत्म, आपके सामने आ गया रिजल्ट, खेल खत्म, आपके सामने आ गया रिजल्ट। यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जितना वर्क करोगे उतनी तो एनर्जी है, और वो है इतनी, ये है, ठीक है। जनरल रिजल्ट θ1 से θ2 का, ये ध्यान आप रख सकते हैं। क्लियर है बातें। चलिए लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर
एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो प्लेट्स पे इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, और ये क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर करेगा एनर्जी? चार्जेस के फॉर्म में स्टोर करेगा एनर्जी। अच्छा, इस सिस्टम को हम कहते हैं क्या? इस सिस्टम को हम कहते हैं कैपेसिटर। जैसे ये मान लो प्लस चार्ज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। बड़ी अच्छी बात है। क्यों यूज करते हैं कैपेसिटर? जब हमको हमारे विल पे, हमारी इच्छा पे चाहिए होती है एक बहुत सारी वैल्यू ऑफ एनर्जी। सर बैटरी भी तो यही करती है, एनर्जी देती है, चार्ज स्टोर करती है, लेकिन बैटरी अपने कांस्टेंट रेट पे एनर्जी देती है। मान लो आपको एक ट्रिमेंडस रेट पे चाहिए, एक बहुत ही बड़े रेट पे एनर्जी चाहिए सडनली, तो वो आपको कौन देगा? कैपेसिटर देगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा? कैपेसिटर इज सिंपली इक्वल अपोजिट चार्जेस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर सेपरेटेड बाय फाइनाइट सेपरेशन। ओके, इसके बीच में जो मीडियम है, इसके बीच में जो स्पेसिंग है, एरियाज जो हैं, इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, कैसे करेगा आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, अगर मैं बात करूं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या किसी भी जनरल कंडक्टर की, तो उस कंडक्टर के लिए एक बात मैं ऐसे कह सकता हूं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कौन आएगा? सी आएगा। सी क्या है? सी ही तो है कैपेसिटेंस। सी की यूनिट क्या बन गई? सी की यूनिट बन गई कूलम पर वोल्ट। सी की यूनिट क्या बन गई? कूलम पर वोल्ट। सी को हम लोग कहते हैं फैरेड। क्या कहते हैं? फैरेड, यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, अब अगर आप बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सर अगर हम लोग इसके बीच के मीडियम को वैक्यूम के बदले अगर हम इसके बीच में कोई मीडियम रख दें तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी। मतलब आपने उसके बीच में एक मीडियम डाला जिसकी खुद की कुछ परमिटिविटी है। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला है वो क्या बन गया? के टाइम्स ऑफ सी बन गया। के टाइम्स ऑफ सी बन गया। के टाइम्स ऑफ सी बन गया। इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब अगर आप कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहने वाला है? चार्ज रहने वाला है सेम। तो टोटल पोटेंशियल को आप लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 अप टिल सो ऑन। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर आप पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में पोटेंशियल रहता है सेम, तो टोटल कैपेसिटेंस आप इस तरह से ऐड अप कर देंगे। ठीक, चलिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख चुके हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। अगर आपके पास एक स्लैब है जिसके बीच में, अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं, अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं जिसके बीच में आपने कोई स्लैब फिक्स कर दी, आपके पास क्या है? आपके पास हैं दो प्लेट्स और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने फिक्स कर दिया एक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, जिसकी थिकनेस है कुछ, जिसकी कुछ खुद की कुछ थिकनेस है टी, और ये सेपरेशन है डी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय के, 1 माइनस 1 बाय के। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसका कैपेसिटेंस। और ये हम कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करके। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैन बी रिटन एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थिकनेस टी प्लस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थिकनेस डी माइनस टी। ठीक है, टी थिकनेस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और डी माइनस टी थिकनेस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इन दोनों को ऐड करके आप लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को ऐड करके आप लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। क्लियर है बात? चलो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रीड कीजिए सवाल को। क्या कहता है? व्हाट द क्वेश्चन सेज, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ये बना दिया आपने दो चार्जेस, ये बना दिया आपने दो चार्जेस। कितने हैं चार्जेस? जल्दी से, द चार्जेस आर गिवन एज क्यू एंड क्यू, क्यू एंड क्यू। एक चार्ज आपको रखना है बीच में क्यू। ठीक है, तीनों चार्जेस रहने चाहिए इक्विलिब्रियम में, 1 2 और 3। देखो बीच वाला चार्ज तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, बीच वाला चार्ज तो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहेगा। मान लो ये एल है, ये एल है, क्योंकि बीच वाले पे जितना राइट में फोर्स लगेगा उतना लेफ्ट में लगेगा। लेकिन अगर आप तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो साइड वाले चार्जेस पे जाके खड़े हो जाइए। अब साइड वाले चार्ज पे, इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? इसका नाम 1 कह दो, इसका नाम 2 कह दो, इसका नाम 3 कह दो। इस पे एक फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, एक फोर्स लगना चाहिए 2 की वजह से। 1 की वजह से लगेगा रिपल्सिव फोर्स, तो 2 की वजह से अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा। मतलब जिनमें Q की वैल्यू नेगेटिव नहीं है उसको तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दीजिए। ये अट्रैक्ट तभी कर पाएगा, छोटा Q इसको अट्रैक्ट तभी कर पाएगा जब वो खुद नेगेटिव है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो हम लोग क्या लिख देंगे?
हम लोग लिख देंगे कि भाई साहब यहां पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल अपोजिट होने चाहिए। तो फोर्स नंबर 3, ठीक है, फोर्स नंबर 1/3, एक सेकेंड, इसको हम लोग लिख देते हैं, फोर्स ड्यू टू 1/3 शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 2/3। ओके, इसको मैंने कह दिया F1, इसको मैंने कह दिया F2। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना सेपरेशन है, 2L सेपरेशन, तो 2L स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो कितना बन गया ये, कितना बन गया ये, के क्यू L स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई माइनस का Q/4। सिंपल सवाल था, बातों को बढ़ाते हैं आगे। ये आ गया आपके सामने आंसर नंबर बी, आंसर आ गया इसका बी। ओके, चलिए अगला सवाल। चार्जेस ऑन द टू स्फीयर्स आर +10 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। तो पहली सिचुएशन में आपने फोर्स को लिख दिया के Q1 Q2 माइक्रोकूलम में है, यूनिट्स की चिंता भी नहीं करनी क्योंकि कंपेयर करना है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दूसरे केस में आपने क्या किया, आपने क्या किया, ईच ऑफ देम इज गिवन सम एडिशनल चार्ज 2Q, आपने एडिशनल चार्ज 2Q दोनों को दे दिया, 2 माइक्रोकूलम दोनों को दे दिया। सो K इंटू दिस इज 12 माइक्रोकूलम, दिस इज -3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर आप यूनिट्स क्यों नहीं लिख रहे हो, बेटा हमको कंपेयर करना है दोनों को, इसलिए मैं यूनिट्स थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर सकता हूं, या तो लिख दो यहां पे माइक्रोकूलम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड होकर कटने वाली है दोनों। आपको निकालना है F इन टर्म्स ऑफ F', तो दोनों को कर दीजिए डिवाइड, दोनों को कर दीजिए डिवाइड। कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा ये बन गया F' डिवाइडेड बाय F यानी 36 डिवाइडेड बाय 50, जो कि है 18 डिवाइडेड बाय 25, जो कि कितना है 18 डिवाइडेड बाय 25। तो आपके सामने आ गया F', आपके सामने आ गया F' इज 18/25 टाइम्स ऑफ F। ठीक है, आंसर नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, रीड द क्वेश्चन, क्या कहता है ये। चार्ज दे के रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कमफरेंस ऑफ कंडक्टिंग रिंग, एक रिंग है जिसका रेडियस आपको दे के रखा हुआ है। कैलकुलेट फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। अब ये है सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है, आपको निकालना है कहां पर, आपको निकालना है एक्सिस पर, आपको निकालना है एक्सिस पर, बड़ी अच्छी बात है, आपको निकालना है एक्सिस, एक्सिस एक्सिस पर, कितने डिस्टेंस पर, एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, आपको निकालना है 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे। इसको x कह दो, इसको r कह दो। इस पॉइंट पे आपको निकालनी है फील्ड, इस पे चार्ज है q। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है एक्सिस पे किसी पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला, लेट्स से दिस इज p पॉइंट, सो दैट्स k q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, पी पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी आएगी, कैसे निकालते हैं हम लोग, हर तरफ से इक्वल अपोजिट कैंसल आउट हो जाएगी, नेट इस डायरेक्शन में बचेगी। ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वैल्यू उठा के रख दो, वैल्यूज उठा के रख दो। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, 4 × 10⁻⁹ इंटू एक्स कितना देके रखा है, एक्स देके रखा हुआ है 0.4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आर स्क्वायर कितना है 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, आपको वैल्यू मिलेगी पी पॉइंट पे। इसके बाद आपसे पूछा है सेंटर पे, तो सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू 0 करो, ई एट पॉइंट ओ, ई एट पॉइंट ओ यानी सेंटर पे, सेंटर पे अगर आप निकालोगे कितना आएगा, 0 आएगा, 0। तो कितना आंसर आ गया आपका, इसको कैलकुलेट करो, ये आना चाहिए 115 पॉइंट समथिंग कॉमा 0। तो इसको आप सॉल्व करो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो और आंसर निकाल के खुद मैच करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो और एग्जैक्ट आंसर निकाल के आप लोग कीजिए इसको मैच। इतना आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, एन ऑयल ड्रॉप हैविंग मास, कितना मास देके रखा हुआ है, कुछ m मास मान लो, बड़ी अच्छी बात है, एंड चार्ज q चार्ज मान लो, स्टैंड्स स्टिल बिटवीन द टू चार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, दो चार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में टिका हुआ है, अच्छी बात है। जैसे मान लो इसका चार्ज प्लस है ना, तो ये टिक कब सकता है, कब ये खड़ा रह सकता है बीच में, जब इस पे एक फोर्स लगे ऊपर, कौन सा फोर्स, QE, जो कि बैलेंस कर दे इसके mg को, जो कि बैलेंस कर दे इसके mg को। ठीक है,
तो ये दो प्लेट्स कैसी रही होंगी, ये दो प्लेट्स ऐसी रही होंगी, ऐसी, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही हैं, जो कि ऊपर की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख देंगे पहले केस में, क्यू ई इक्वल्स टू एम जी। अब दूसरे केस में क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपने उल्टी कर दी, ठीक है, चेंज कर दी। सो केस नंबर 1 के हिसाब से क्यू इक्वल टू एम जी आपने लिखा। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में जैसे ही आप फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे, चार्ज पे फोर्स लगने लगेगा mg और चार्ज पे फोर्स लगने लगेगा qe, तो एफ नेट कितना बन जाएगा, एफ नेट बन जाएगा qe प्लस mg, और qe mg आपस में बराबर है, एफ नेट बन जाएगा qe प्लस mg, तो ये बन जाएगा एक तरह से 2mg, क्योंकि qe mg बराबर। आपको निकालना एक्सेलरेशन, तो मास से डिवाइड कर दो, तो आंसर आपका आ गया 2g यानी 20। ठीक है, चलिए ओके। तो अगला सवाल आपके सामने, रीड करो जरा क्या कह रहा है। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड अलोंग द प्लेन ऑफ अ पेपर। अब आपने जो डिस्क है किस तरह से रखी है, जैसे मान लो ये डिस्क है ना, आपने रखा है पेपर के प्लेन में इसको, और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। निकालना क्या है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्या होता है फ्लक्स, ई डॉट डी एस। तो एंगल कितना है यहाँ पे, कॉमनली बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इस सिचुएशन में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। एंगल कहाँ से मेजर करते हैं आप लोग, अगर मान लीजिए कि ये आपकी सरफेस है, ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कैसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे परपेंडिकुलर है क्या, सेम प्लेन में है। अगर सेम प्लेन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो सरफेस के बीच में और फील्ड के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो फॉर्मूले से कितना आ गया, फ्लक्स की वैल्यू आपने कितनी बता दी, आपने कह दी कि जो फाई होगा दैट्स गोइंग टू बी ई एस कॉस ऑफ 90 यानी 0। और लॉजिकली हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को पियर्स नहीं कर रही है, सरफेस को चीरते हुए नहीं निकल रही है, इस वजह से फ्लक्स कितना, फ्लक्स की वैल्यू 0। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है। इन अ रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज, ई देके रखा है आपको 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप, बड़ी अच्छी बात है। और फ्लक्स आपको देके रखा हुआ है आई कैप। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इस गिवन रीजन से, ठीक है, ये एरिया है, अगर एरिया की डायरेक्शन क्या दी है आपको, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, सरफेस आपका जो है किस डायरेक्शन में है, वो आई कैप के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आई और जे में देके रखी है, तो फाई कितना लिख देंगे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, कितना बन जाएगा 10 8 80, आई कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, तो आंसर आपका आ गया 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आसान सवाल था, बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू पैरेलल शीट्स। ये दो शीट्स बना दी हम लोगों ने, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, ठीक है, ये रफ दो शीट्स बना दी, बड़ी अच्छी बात है। एक शीट के कारण लगने वाली फील्ड की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे आपको दोनों ही शीट्स का नेचर देके रखा हुआ है पॉजिटिव, तो अगर आप किसी पॉइंट पे अवेलेबल हैं, मान लो कि आप इनके बीच में अवेलेबल हैं, एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल शीट्स ऑफ लाइक नेचर। अच्छा, तो जाके खड़े हो जाओ बीच में, हो गए, है ना, ये तुम बीच में खड़े हो। अब बताओ शीट नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सर टुवर्ड्स द राइट। 2 की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता। क्या किसी भी पॉइंट पे अगर मैं अवेलेबल हूं, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट बना दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक शीट की वजह से वो होने वाली है कितनी, वो होने वाली है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में हमने डिराइव किया। नेट कितना बन गया, ई नेट आ गया 0। आसान सवाल, डी आंसर, ठीक। चलो अगला सवाल क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। ये बना दिया हमने क्यूब, ये बना दिया हम लोगों ने क्यूब। अच्छा ठीक है, आपने कहां प्लेस किया है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, एक फेस के कारण कितना फ्लक्स होगा। क्या एक चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है वो हर दिशा में निकलता है 360 डिग्री में, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 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 इस पर्टिकुलर फेस की वजह से निकालना है। कुल मिला के कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस की वजह से
टोटल फ्लक्स फाई, जिसको आप लिखते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स की, एक फेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो 1/6 बन जाएगा, फाई डैश कह दो इसको। कितना आ गया आंसर? Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स आंसर इज सी। आसान था। अगला सवाल, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब ऑफ साइड L एंड चार्ज 2Q प्लेस्ड एट वन ऑफ द वर्टाइसेस। अब चेंज क्या कर दिया है, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होते हैं। आपने अब कहाँ रख दिया इसको उठा के? आपने इसको उठा के रख दिया एक वर्टाइस पे। अच्छा, अब अगर हम एक वर्टाइस पे उठा के इसको रख दें, ये हमने रख दिया एक वर्टाइस पे, तो सबसे पहले तो इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1 2 3 4, और 3D में जैसे ये क्यूब है, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 आगे की साइड, मतलब कुल मिला के 8। तो कितना हो गया इसका? इसका फ्लक्स हो जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे Q के बदले आपको बोल के रखा है 2Q, तो ये बन जाएगा 1/8 टाइम्स ऑफ 2Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट फ्लक्स आपका आ गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट, जो कि है आंसर नंबर डी। तो बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये 2 पैरेलल लाइन चार्जेस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। देखो अब ये लाइन चार्ज, ये भी गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है, तो ये हमने बना दी, क्या बना दी? 2 इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, एक प्लस और एक माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये है प्लस लैम्डा और ये है माइनस लैम्डा। आप कहां पे अवेलेबल हैं? आप अवेलेबल हैं मिडवे, मतलब यहां जाके खड़े हो जाइए। ये आप लोग बीच में जाके खड़े हो गए, बड़ी अच्छी बात है। डायरेक्शन बोलो, एक की वजह से रिपल्सिव, दूसरी की वजह से अट्रैक्टिव, ई और ई। तो ई नेट कितना बन जाएगा? ई नेट बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई, एडिशन कर दिया आपने, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ई। अब जल्दबाजी में गलती क्या होती है, हम ई को लिखते हैं 2k लैम्डा बाई आर, और हम भूल जाते हैं कि आर टोटल सेपरेशन देके रखा हुआ है दोनों के बीच का। तो आपसे लेकर किसी भी चार्ज तक का, किसी भी वायर तक का सेपरेशन बन जाएगा r/2। अगर ये गलती करी तो गलत आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात पे। तो ये बन गया कितना? 2 टाइम्स ऑफ 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर को आपने कितना लिख दिया? r/2। तो ये 2 ऊपर चला गया। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r। तो ये कितना बच रहा है? ये बच रहा है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, रीड द क्वेश्चन। 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ चार्जेस q प्लेस्ड इनसाइड अ शेल। एक शेल के अंदर रख दीजिए। एक शेल के अंदर आपने 5 डायपोल रखे हैं। डायपोल नंबर 1, ठीक है, डायपोल नंबर 2, डायपोल नंबर 3, 4 5 10 50 कितने भी रख दो। नेट चार्ज कितना है इनसाइड? अंदर नेट चार्ज कितना है? अंदर नेट चार्ज है 0। तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर से बाहर निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर से अंदर आएंगी, मतलब नेट फ्लक्स कितना होगा? फाइनेट इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 0। आसान बात थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सभी सवाल आपको लगेंगे आसान, है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या आपके सामने, डायपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम। अब सिस्टम ये बढ़िया देके रखा हुआ है, बढ़िया पैटर्न है। देखो HC वर्मा में भी इस तरह का सवाल दिया हुआ है, JEE में 2-3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, डेटा बदल बदल के। तो देखो इसमें क्या दिया, -2q और यहाँ पे +q। तो क्या मैं -2q को -q इस तरह से रीड कर सकता हूं? कर लो सर, क्या दिक्कत है। इसको मैं +q लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो है +q। ये बना दिया आपने। अच्छा 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 अच्छा, माइनस से प्लस एक डायपोल मोमेंट, माइनस से प्लस दूसरा डायपोल मोमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना? क्या डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? बिल्कुल होती है। कितना एंगल है इनके बीच का? 60 डिग्री। तो अगर ये P और P दो वेक्टर हैं तो P नेट कितना आ जाएगा? P नेट आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ P, है ना। वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, √P1² प्लस P2² प्लस 2P1P2 cos 60, ठीक। तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ P, और P कितना है? ये जो बातें मैं बोल रहा हूं और लिख नहीं रहा हूं ये भी आपको लिखनी है ना, स्किप नहीं करनी है। चलिए, तो ये कितना बन जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ P। P को लिख दिया आपने, चार्ज इनटू सेपरेशन। तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आपका आ गया √3 QL अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर बिटवीन Q एंड Q, ठीक है। ये जो Q है इनके बीच में परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। अच्छा सवाल था। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस। फिगर क्या दर्शा रहा है?
फिगर इज शोइंग सम इक्वी पोटेंशियल लाइंस, बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए 20 बी 40 वोल्ट, ए 20 बी 40, यहां पे भी ए 20 और बी 40। अब ये बोल रहा है कि अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक अगर आप जाते हो तो किस सिचुएशन में कितना काम करना पड़ेगा, 1 2 और 3 में से कहां पे कम काम करना पड़ेगा, कहां पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल पोटेंशियल और वर्क डन का क्या रिलेशन है। डेफिनेशन ही क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है दैट पोटेंशियल वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज अ पोटेंशियल। तो वर्क डन आपने लिख दिया Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, वर्क डन आपने क्या लिख दिया? Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। क्या एक Q चार्ज को अगर पहले केस में मैं A से B लेके जाता हूं तो डेल्टा V 20 वोल्ट है, दूसरे चार्ज को मैं दूसरे केस में मैं 20 से 40 लेके जाता हूं तो भी डेल्टा V 20 वोल्ट है, और तीसरे में भी 20 वोल्ट है, मतलब तीनों ही केसेस में वर्क डन जो है वो Q इंटू 20 होने वाला है, हाँ या ना? आसान बात थी। तो आंसर आपका आ गया है सी। ठीक है, वर्क डन इज सेम इन ऑल द 3 केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये सवाल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। 2 स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। स्टेटमेंट नंबर 1, देखो एक स्फीयर देके रखा है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, और उसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना देके रखा हुआ है? 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, तो इसको मैं लिख रहा हूं ट्रू। दूसरी बात, एट पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो पोटेंशियल अंदर होता है वो रहता है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि अंदर फील्ड 0 है, और रिलेशन क्या होता है फील्ड और पोटेंशियल के बीच का? फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई डी आर। क्या ये हमको मालूम है? यस सर, मालूम है, बहुत बढ़िया। तो अगर E की वैल्यू 0 तो V कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। तो हमने ये कहा कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, और 1 जो है वही कारण है स्टेटमेंट 2 का, दैट मीन्स इट्स द करेक्ट कॉज ऑफ द स्टेटमेंट 2। सो द आंसर इज सी। ओके, इजी क्वेश्चन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है ये सवाल? पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 3x स्क्वायर प्लस 5। ओके, बड़ी अच्छी बात है। Where x and y are in meter, v is in volt. The electric field intensity at this point is given point पे फील्ड की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय dr। अब क्योंकि ये x डायरेक्शन में है तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन की, है ना? तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा? इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x। ओके, प्लस 0 वैल्यू उठा के रखो। x की वैल्यू कितनी? -2। यहां पे -2 रखो, कितना बन जाएगा ये? ये कितना बन जाएगा? दिस इज 6x प्लस 5 की यहां पे 0, दिस इज 2, सो दिस इज हाउ मच? दिस इज प्लस ऑफ 3 इंटू 4, दैट मीन्स 12 आ गई है वैल्यू, दैट मीन्स आंसर इज सी। ओके, 12 वोल्ट पर मीटर। आसान था। अगला सवाल, पोटेंशियल ऑफ अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप व्हेन 8 लिक्विड ड्रॉप्स आर कंबाइंड। 8 छोटे छोटे से ड्रॉप कंबाइन कर दिया आपने, 8 छोटे छोटे से ड्रॉप कंबाइन कर दिए, ठीक है? और जो लार्ज ड्रॉप बना है, लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल क्या देके रखा है? लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल, बड़ा पोटेंशियल V डैश बोल दो, वो देके रखा है 20 वोल्ट। अच्छा, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है, उसको V कह दो। अच्छा, ठीक है। छोटू का रेडियस स्मॉल r, बड़े का रेडियस कैपिटल R। कितने ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं? 8 ड्रॉप्स मिल रहे हैं। तो वॉल्यूम तो कंजर्व रहना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब यानी इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या यहां से हमको रेडियस में रिलेशन मिल गया? बिल्कुल मिल गया। कितना मिल गया? इतना मिल गया। R इज 2 टाइम्स ऑफ R। ओके। क्या अब हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनिशियल चार्ज Q कह दो, इनिशियल रेडियस R है, तो छोटे वाले का, छोटे छोटे चार्ज का पोटेंशियल आपने कहा K Q डिवाइडेड बाय R। बड़े चार्ज का पोटेंशियल क्या बन जाएगा? बड़े चार्ज का पोटेंशियल बन जाएगा K टाइम्स ऑफ 8Q।
8 ड्रॉप्स मिले, डिवाइडेड बाय बड़े वाले का रेडियस वो कितना है, वो 2 टाइम्स ऑफ आर है। अच्छा, तो वी डैश को आपने लिखा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर, और आपको वैल्यू निकालनी है के क्यू बाय आर की। ये है 20 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस इज वी। तो वी कितना आ गया, वी आ गया 5 वोल्ट, 20/4 दैट मीन्स 5 वोल्ट। अच्छा सवाल था, चलिए बहुत बढ़िया, बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या कहता है ये सवाल, इफ 40 जूल ऑफ वर्क, इफ 40 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ -500 कूलम फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। तो क्या लिख देंगे आप इसके बारे में, क्या लिख देंगे, वर्क डन आपको देके रखा है, कितना देके रखा हुआ है, वर्क डन आपको कितना देके रखा हुआ है, 40 40 40, ओके 40 देके रखा हुआ है वर्क डन इक्वल टू चार्ज, कितना है चार्ज, चार्ज है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग सिर्फ 500 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। आपको डेल्टा वी निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 500, 40 डिवाइडेड बाय 500 यानी 4/50 दैट इज नथिंग बट 0.08 वोल्ट। सो द आंसर इज ए। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ए। जल्दी से आते हैं अगले सवाल पे। 18th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सिलरेटेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, जैसे ये मान लो एक प्लस प्लेट है एक माइनस प्लेट है, समझना इसका मतलब, समझना फिजिकली, दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज प्लेट। अब यहां पे आपने रख दिया एक चार्ज क्यू, जैसे ही रखोगे इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बाय डिफॉल्ट ये चार्ज प्लेट नंबर ए से प्लेट नंबर बी की तरफ भागेगा, और जब ये भागेगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जितना वर्क इस चार्ज पे हुआ है, और वो वर्क कितना हुआ है, वो वर्क हुआ है क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। तो डायरेक्टली आप काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है 100, तो आंसर आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़ो जरा सवाल को। 3 charges are placed at the vertex of an equilateral triangle as shown in the figure. For what value of Q the electrostatic potential energy of the system is 0. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आपको करनी है 0। तो सिस्टम की कितनी एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी है इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, दैट मीन्स के टाइम्स ऑफ, के कॉमन निकाल दिया, क्यू क्यू बाई ए, क्यू क्यू बाई ए प्लस क्यू क्यू बाई ए, तो डायरेक्टली मैंने इंटू 2 कर दिया, प्लस 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 क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए, ओके। इसको कर दो इक्वल टू 0, इसको कर दो इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं कि 2QQ इक्वल्स टू माइनस का QQ इक्वल टू माइनस का QQ। तो कितना बन गया, ये कैंसल आउट हो गया, Q की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ Q बाई 2, माइनस ऑफ Q बाई 2। तो ये है आपका आंसर, दिस इज माइनस Q बाई 2, दैट मीन्स आंसर नंबर डी। आसान सवाल था। जल्दी से आते हैं अगले सवाल पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 18 माइक्रोकूलम and 15 microcoulomb are 1 meter apart. What is the work done in bringing them 0.4 meter apart? अब जो वर्क डन होगा कहानी में, क्या ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जीज के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाई R1 माइनस के क्यू क्यू बाई, इसको R2 कह दो, इसको R1 कह दो, ठीक है, के क्यू क्यू बाई R1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चार्जेस कॉमन निकालो जरा जल्दी से, कितने आ रहे हैं चार्जेस कॉमन निकालिए। के Q1 18 माइक्रो कूलम, Q2 15 माइक्रो कूलम, ब्रैकेट 1 बाय R2 कितना है 0.4 माइनस 1 बाय R1 कितना है 1। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर आपके सामने आना चाहिए 3.645, मैच कीजिएगा, इतना ही आएगा। अगर इतना आ रहा है तो सही है, ठीक है। चलो, charge stored in a capacitor is 20 microcoulomb and the potential difference across it is 500 volt. The capacity C equal to Q by V, Q देके रखा है 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय पोटेंशियल देके रखा हुआ है 500 वोल्ट। तो कितना बन गया ये, कितना बन गया ये बन गया, अरेंज कर लो इसको, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 50, दैट मीन्स 2/5
इंटू 10⁻, कितना बन गया ये, -5 बन गया, इजंट इट? 10⁻, सॉरी -7 बन गया, दिस इज 10⁻⁻7. ओके, सो दिस इज बेसिकली 0.4 इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करो तो कितना बन जाएगा ये, 0.04 माइक्रोफैरेड. दिस इज द आंसर. ओके, आसान सा सवाल, सिंपल सा आंसर. अगला सवाल आपके सामने है ये, एन ऑयल कंडेंसर हैज अ कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी देके रखी है, 100 माइक्रोफैरेड. ऑयल हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 2, द न्यू कैपेसिटी, इनिशियल कैपेसिटी देके रखी है 100 माइक्रोफैरेड, के देके रखा हुआ है आपको 2, तो सी डैश आ जाएगा के टाइम्स ऑफ सी. दैट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 माइक्रोफैरेड इज द आंसर. अगला सवाल आपके सामने है ये, पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है ये. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इफ द थिन मेटालिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. दो प्लेट्स के बीच में थिन प्लेट आपने डाली है. अब क्योंकि ये थिन प्लेट है जो आपने बीच में डाली है, थिन प्लेट, जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, टी की वैल्यू नियरली जीरो, टी की वैल्यू नियरली जीरो, टी की वैल्यू नियरली जीरो, तो कितना बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. अच्छा, अगला सवाल आपके सामने क्या है, पढ़ते हैं. The capacitance of a parallel plate capacitor is 60 microfarad if the distance between the plates is tripled and the area is doubled. That means d dash कितना कर दिया आपने, 3 times of d, और एरिया कितना कर दिया आपने, 2 times of a. ठीक है. द न्यू कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, नए कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको निकालनी है. सी डैश इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी, तो कितना आ गया ये, 2/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 2/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी आंसर आ गया 2/3 इंटू 60, 2/3 इंटू 60, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 20, 22 ज़ा 40, 40 माइक्रोफैरेड इज द आंसर. ठीक है, अच्छा सवाल था, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2. अब ये सिस्टम जो है आपके सामने, आपने क्या किया है, एक डिस्टेंस D1, दूसरे डिस्टेंस D2. ठीक है, एरियाज दोनों के लिए है सेम, और ये कॉम्बिनेशन कैसा बन गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन. तो क्या आप लोग इसके लिए नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. सर C1 को क्या लिख देंगे, K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D1. सर C2 को क्या लिख देंगे, C2 को लिख दो K2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D2. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां पे रखो, ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां पे रखो और जल्दी से सॉल्व कर लो. ये दोनों वैल्यूज उठा के रखो और जल्दी से इसको सॉल्व कर लो. जैसे ही आप इसको अरेंज करेंगे जैसे ही आप इसको अरेंज करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर. तो C की वैल्यू आपने लिख दी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. C1 रखो, C2 रखो, C1 प्लस C2 रखो. करो जरा जल्दी से, करो 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 करो, वेट कर रहे हैं, जल्दी करो. ऑल ऑफ यू डू दिस क्विकली, फटाफट करो जरा, सब लोग इसको वेट कर रहे हैं आपके आंसर के लिए. दिख रहा है K1 K2, K1 K2 आएगा, एलसीएम लेके अरेंज करो. आंसर इज गोइंग टू बी सी, आंसर इज गोइंग टू बी सी. अगला सवाल आपके सामने क्या है, पढ़ो जरा सवाल को. अगला सवाल आपके सामने आ चुका है. व्हाट द क्वेश्चन सेज, लॉस इन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है. C1 देके रखा हुआ है 10 माइक्रोफैरेड. ठीक है, V1 आपको देके रखा है 500, C2 देके रखा है 40 माइक्रोफैरेड, V2 देके रखा है अनचार्ज है, इसलिए कितना ले लिया हम लोगों ने, 0 ले लिया. अनचार्ज है इसलिए कितना ले लिया हम लोगों ने, 0 ले लिया. ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है दी लॉस इन एनर्जी. क्या फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने लॉस इन एनर्जी का, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू डेल्टा V का स्क्वायर इंटू डेल्टा V का स्क्वायर. ठीक है, तो डेल्टा V का स्क्वायर आपने करना है, डेल्टा V का स्क्वायर आपको करना है. तो यहां पे कितना बन जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ C1 C2, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, इसको कैलकुलेट करो 10
इंटू 10⁻⁻6 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 दैट मीन्स 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V। डेल्टा V और V बराबर है आपस में, ठीक है, डेल्टा V और V बराबर हैं क्योंकि दूसरे का पोटेंशियल 0 है। तो 500 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 500 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप 500 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 1 जूल। आंसर आएगा आपके सामने कितना, आंसर आएगा 1 जूल। चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल है ये, जल्दी से देखो सिचुएशन क्या है। 4 प्लेट्स ऑफ द सेम एरिया आर ज्वाइंट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी डी डी, ठीक है। तो अगर इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है, तो ये पोटेंशियल VA और ये पोटेंशियल VB, क्या तीनों ही सिचुएशंस में, क्या तीनों ही केसेस में जो कैपेसिटर्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर है, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। मतलब ये जो प्लेट्स हैं कैसी रखी हुई हैं, ये तीनों ही प्लेट्स रखी हुई हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आंसर कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस, ये अगला सवाल है, इसकी हिंट में दे रहा हूं। अब ये 3 सवाल आपको होमवर्क में करके कमेंट में आंसर देना है 3 सवालों के। कितने कैपेसिटर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर आप इनकी प्लेट्स की बात करो, लेट से इसका नाम मैंने 1 दे दिया, तो दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है। और इसका नाम अगर आप 2 का हो तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक। तो कितने कैपेसिटर्स हैं, 4 कैपेसिटर है। इसका नाम अगर मैं 3 कहता हूं तो मुझको बताओ 1 और 2 इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 2, ठीक, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इनके बीच में भी 1 2। मतलब 2 कैपेसिटर्स ऐसे हैं जो पैरेलल में हैं, तो ये मैंने बना दिए 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में, बहुत बढ़िया, ठीक है, 1 2 1 2। अब 1 से निकल के आपको जाना है 3 तक, 1 से निकल के आपको जाना है 3 तक, और एक बच रहा है 3 से 2। जैसे आपने इस साइड का नाम 1 दे दिया, आपने एक साइड का नाम 1 दे दिया, तो दूसरी साइड बन गई 2, बड़ी अच्छी बात है। 1 से निकल के आपको जाना है 3 तक, तो ये आपने बना दिया 1 से 3, ठीक है। तो ये साइड मैंने नाम दे दी 3, और दूसरा बन रहा है 2 से 3, दूसरा बन रहा है 2 से 3, ठीक है। तो ये है आपके सामने सिस्टम। C और C पैरेलल में कितना बन जाएगा, 2C, C और C पैरेलल में 2C, 2C और C सीरीज में कितना बन जाएगा, 2C इंटू C डिवाइडेड बाई 2C प्लस C यानी 2C बाई 3, और वो C के साथ पैरेलल में कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 2C बाई 3 प्लस C यानी 5C बाई 3 यानी 5 बाई 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। तो चलो एक सवाल तो मैंने कर दिया आपका होमवर्क का। अब ये 2 सवाल आपके सामने हैं, HW1 एग्जैक्टली इस तरह का सवाल मैं करवा चुका हूं, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आंसर आप लोग कमेंट में देंगे जल्दी से। और यह है होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 के सवाल में आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसको आप लोग लिख देंगे टोटल चार्ज, जो कि आपके सामने दे के रखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय टोटल C, ठीक है। C को क्या लिख सकते हैं, Q टाइम्स ऑफ V, ओके सॉरी Q बाई V, Q इक्वल टू CV। तो ये आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन है HW2। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।